नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के खिलाफ बनते महागठबंधन की, पूर्वोत्तर के सीमा विवाद को लेकर केंद्र पर राहुल की निशाने की, जानेंगे संसद सत्र को बीच से ही क्यों किया जा सकता है समाप्त, कर्नाटक में शपथ लेने के साथ ही क्यों मुश्किल में है बसवराज, बात करेंगे राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी की, 1 अगस्त को हो रहे बदलावों की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाए गए आरसीपी सिंह, राजीव रंजन सिंह लल्लन को जेडीयू का बनाया अध्यक्ष। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में हुआ लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान। बाबुल सुप्रियो ने किया राजनीति से संन्यास का ऐलान। मोदी मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद से ही नाराज थे सुप्रियो। फेसबुक पोस्ट में बीजेपी से मतभेद की बात भी स्वीकारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा महंगाई और जासूसी जैसे मुद्दे पर चर्चा करने से डरती है सरकार। आप आम कैसे खाती हैं, सरकार के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जारी हुआ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट के बाद छात्रों में खुशी, 99% से ज्यादा छात्र हुए पास। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के खिलाफ अब विपक्ष की एकजुटता दिखाई देने लगी है। संसद में इसका असर दिखाई दे रहा है और अब दशकों तक एक दूसरे की विरोधी रही पार्टियां भी मोदी सरकार के खिलाफ साथ आने को तैयार हैं। निशाने पर है 2024 का लोकसभा चुनाव। तो अब कौन कौन से दल दुश्मनी छोड़कर कर रहे हैं दोस्ती, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में ना तो कोई स्थानीय दोस्त होता है और ना ही विरोधी। समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दल दोस्त और विरोधी का चुनाव करते रहे हैं और कुछ ऐसा ही अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में होता दिख रहा है। 4 दशक तक वाम दलों के खिलाफ मुखर रही टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं और कभी बीजेपी की करीबी रही ममता अब 2024 में उसकी हार तय करने की रणनीति पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने के लिए ममता अभी हाल ही में 5 दिन की दिल्ली यात्रा पर आई थी। इस दौरान उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि वो हर 2 महीने बाद दिल्ली का दौरा करेंगी ताकि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया जा सके। ममता ने सभी विपक्षी दलों के साथ आने की मांग की थी, जिस पर अब वाम दलों ने भी उनका समर्थन किया है। सीपीएम ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि वह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। और अब सीपीआई के राज्य सचिव स्वपन बनर्जी ने भी कहा है कि सीपीआई का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व किसी भी ऐसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देगा जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए टीएमसी से हाथ मिलाने में संकोच नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सीपीआई राज्य स्तर पर अपनी लड़ाई बंद कर देगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि देश को इस समय सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी से है। एक और जहां राजनीतिक दल दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर रहे हैं, तो वहीं देश के अंदर ही 2 राज्य आपस में दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम के बीच जो हालात हैं, उसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में इस समय तनाव चल रहा है। सीमा विवाद के चलते असम मिजोरम सीमा पर नाकाबंदी कर दी गई है। मिजोरम के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनकी जमीन पर असम कब्जा कर रहा है, जबकि असम उस जमीन पर अपना हक जताता है। हाल ही में हुए तनाव के दौरान असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए केंद्रीय बलों को राज्यों की सीमा पर तैनात किया गया है। असम की ओर से मिजोरम न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। राज्यों में चल रहे विवाद ने मोदी सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हल्ला बोल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, न राज्य सीमा, विवादों व लड़ाई को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है। इसका परिणाम भयानक है और होगा। राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के साथ ही एलएसी पर चल रहे चीन के साथ टकराव को भी लेकर सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ना तो देश की सीमा को ही सुरक्षित रख पा रही है और न ही राज्यों के बीच बिगड़ती स्थिति को संभाल पा रही है। न राज्यों की सीमा पर शांति और न ही देश की सीमा पर वैसे शांति संसद में भी नहीं दिख रही है।
विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। विपक्ष जासूसी और कृषि कानून पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सदन में हंगामा मचा है। ऐसे में अब सरकार ने विपक्ष से बचने की एक नई रणनीति पर काम शुरू किया है। तो क्या है सरकार की नई रणनीति? देखिए ये रिपोर्ट। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से हंगामे का शोर गूंज रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में केवल विपक्ष का शोर है। पेगासस मुद्दे पर जोर है। 2 हफ्ते गुजर गए कार्यवाही को शुरू हुए, लेकिन 9 दिन में राज्यसभा केवल 8 घंटे ही चल सकी, जबकि 33 घंटे बर्बाद हो गए। मोदी सरकार लगातार विधेयकों को पास करवाकर अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहती है, लेकिन विपक्ष उसे मौका ही नहीं दे रहा है। इसलिए अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार तय समय से पहले सत्र को खत्म कर सकती है। केंद्र का कहना है कि वो पेगासस को छोड़कर जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। वहीं एक सुर में स्पाईवेयर का मुद्दा उठा रहा विपक्ष इस पर बड़ी बहस करने की मांग कर रहा है। इस तकरार के बीच एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार गंभीरता से मानसून सत्र में कटौती करने पर विचार कर रही है। एक मंत्री ने कहा कि अगर सरकार सत्र को खत्म करने का फैसला लेती है तो कुछ हिस्सों में बढ़ रहे महामारी के मामले भी एक कारण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विपक्ष के नेताओं को दोनों सदनों की शांति से काम करने पर सहमत करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। अब भले ही सरकार विपक्ष को मनाने की बात कह रही है, लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी सदन में विरोध कर रही है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अगले दिन से ही विपक्ष के बीच साठगांठ देखी जा रही है। सदन में जहां एक तरफ समूचा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, तो वहीं सरकार बेबस दिख रही है। इसलिए माना जा रहा है कि पेगासस और विपक्ष के विरोध से बचने के लिए सरकार सत्र को ही छोटा कर सकती है, यानी 13 अगस्त तक चलने वाला सत्र समय से पहले ही खत्म हो सकता है। विपक्ष मोदी सरकार को राहत देने को तैयार नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ही मुश्किल में नहीं फंसी है, बल्कि कर्नाटक में हाल ही में सीएम पद की शपथ लेने वाले बीजेपी विधायक बसवराज भी मुश्किलों में दिख रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो मंत्रिमंडल को लेकर है। किसे मंत्री बनाएं और किसे छोड़ें, पार्टी में से लेकर विधायक आंखें दिखाने लगे हैं। ऐसे में कितनी मुश्किल होने वाली है बीजेपी सरकार की राह, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जब जब बीजेपी कैबिनेट में विस्तार करती है तब तब विवाद खड़ा होता है। जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तब भी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पार्टी में ऐसी कलह मची थी कि मामला दिल्ली दरबार तक आ पहुंचा था। यहाँ तक कि इस विवाद की वजह से येदियुरप्पा की कुर्सी तक हिल गई थी। और अब नए नवेले सीएम बसवराज बॉम्बई कैबिनेट विस्तार करने जा रही हैं, जिसके बाद भी विवाद का बढ़ना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए बसवराज बॉम्बई ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। हमें अगले हफ्ते मंजूरी मिल जाएगी। मैंने संभावितों की सूची पर चर्चा नहीं की है, लेकिन इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। सीएम बॉम्बई ने कहा कि वो इस मुद्दे पर फिर से दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और उन्होंने बीजेपी आला कमान से समय मांगा है। इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार को लेकर नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर बॉम्बई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई बॉम्बई स्टाम्प या रबर स्टाम्प नहीं, मेरे प्रशासन में केवल बीजेपी स्ट्रांग होगा। सीएम ने अपने बयान में साफ शब्दों में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये लहजा साफ बयां कर रहा है कि वो पद की ओर टकटकी लगाए नेताओं को जवाब दे रहे थे। दरअसल लंबे वक्त से बीजेपी में मंत्री पद को लेकर तकरार छिड़ी है। पहले विस्तार में जगह न मिलने के बाद नेता अब फिर एक बार कुर्सी की ओर देखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि येदियुरप्पा की विदाई के बाद अब मंत्रिमंडल का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सीएम बॉम्बई ने भी तल्ख तेवर अख्तियार कर रखे हैं, जिससे साफ है कि कैबिनेट विस्तार होगा। वैसे ही रार छिड़ेगी। यहाँ तक कि कई नेताओं के दल बदल की अटकलें तेज हैं। दिल्ली से कर्नाटक तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही किसानों ने भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। किसान साफ कर चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। खास तौर पर यूपी विधानसभा चुनावों में इसे लेकर यूपी बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया था। इस कार्टून पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा है।
बीते दिनों यूपी बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए एक कार्टून ट्वीट किया था। इस कार्टून में किसी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई भाषा से योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने कार्टून ट्वीट कर कैप्शन दिया, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से तब किया गया जब किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह ही लखनऊ भी घेरने की बात कही। बीजेपी के इस ट्वीट के बाद से यूपी में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। धमकी भरे अंदाज में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के ट्वीट पर निशाना साधा है। टिकैत ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी है जो बक्कल तार देते हैं और पोस्टर भी लगवा देते हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर चोरी के भी आरोप लगाए। टिकैत ने कहा, कभी बीजेपी भगवा रंग चुराती है तो कभी शब्द चुराती है, कभी लोग चुराकर पार्टी में लाती है। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यूपी बीजेपी की सरकार है कहाँ, सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को चलाती हैं कंपनियां, उनकी तो सरकार है ही नहीं, खामखा उलझ रहे हैं। उनके ट्वीट का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ ना आओ, लखनऊ में मत आना, लखनऊ में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो लखनऊ में ही बैठता है। कोई 4 राज्य तो है नहीं कि मुख्यमंत्री मेरठ में बैठेंगे, मुरादाबाद बैठेंगे, लखनऊ तो जाते रहे हैं पहले भी। टिकैत के तेवरों से साफ है कि वो न डरेंगे और न दबेंगे, यूपी में बदलाव करेंगे। यूपी में चुनाव 6 महीने बाद है, ऐसे में अगर बदलाव होगा तो उसमें समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही 1 अगस्त यानी रविवार से ही देश में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या क्या हो रहे हैं बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त की शुरुआत महंगाई से बढ़ती परेशानी की खबरों के साथ हो सकती है। अगस्त से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव शुरू होंगे जो पूरे महीने चलेंगे, जिनमें एटीएम, सैलरी, पेंशन, ईएमआई से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा। 1 अगस्त से एटीएम लेन देन महंगा होने जा रहा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद 1 अगस्त से बैंक एटीएम पर इंटरचेंज चार्ज में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिससे ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करके मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। वहीं अब अगस्त से आईसीआईसीआई बैंक की बैंकिंग सेवाएं महंगी होंगी। आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन और चेकबुक को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक हर महीने 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री देता है, लेकिन अब फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए देने होंगे। वहीं वैल्यू लिमिट जमा और निकासी में होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों ही ट्रांजैक्शन शामिल हैं। साथ ही अब सैलरी, पेंशन, ईएमआई से जुड़े नियम बदले जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आपको अपनी सैलरी के लिए या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। ये सेवाएं आपको पूरे हफ्ते मिलेंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने ही ये ऐलान कर दिया था। वहीं अब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ने वाला है। 1 अगस्त से ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। वहीं अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नए क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों में बदलाव पर फैसला करेगी। एमपीसी की ये बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच होनी है। वहीं 6 अगस्त को पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बता दें कि एमपीसी की ये बैठक साल में 6 बार होती है। और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक में आज के भारत के प्रदर्शन की। टोक्यो ओलंपिक का आज 9वां दिन है। भारत को आज भी कोई पदक तो नहीं मिला। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से आज भारत को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो भी सेमीफाइनल में हार गई। वैसे सिंधु अभी भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलेंगी। तो आज कैसा रहा भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक में अभी तक भारत को सिर्फ वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद से ही भारत को खिलाड़ियों ने हर खेल में निराशा ही दी है, जबकि ओलंपिक में खेलने गए दल में 5 खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर थे। आज भी भारत के हाथ कोई पदक नहीं आया। अभी तक मैच जीतती आ रही शटलर खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी हार का सामना करना पड़ा। चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने 21-18, 21-12 से जीत दर्ज की। सिंधु अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में बिंग जाजो का मुकाबला करेंगी। पूजा रानी के पास मेडल पक्का करने का मौका था, लेकिन वो चूक गयी। 75 किलोग्राम वर्ग में चीन की ली क्यान ने पूजा रानी को 5-0 से मात दी। ली क्यान 3 राउंड में पूजा रानी पर भारी पड़ी। सेलिंग में वरुण ठक्कर और गणपति की भारतीय जोड़ी को भी निराशा हाथ लगी।
तीरंदाज अतनु दास का पदक पाने का सपना भी टूट गया। अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने 4-6 से हराया। डिस्कस थ्रो में भारत को अब कमलप्रीत कौर से उम्मीदें हैं। उनके गजब के प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल तक पहुंचा दिया है। कमलप्रीत ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में एंट्री की। वो क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। हालांकि भारत की ही सीमा पूनिया फाइनल में पहुंचने से चूक गईं। सीमा 31 एथलीटों में से 16वें स्थान पर रहीं। फाइनल में पहुंचने के लिए सीमा को टॉप 12 में होना था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।